हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज क्या पढ़ने वाले, आज हम लेकर आ गए हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस का सबसे आखिरी वाला चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर, जो आप लोग भी कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे मुझसे, जिसका नाम है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। तो इस चैप्टर का हम लेकर आ गए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे होंगे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की। एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कंट्री टू कंट्री क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में। और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में, जो एक ही लेक्चर हुआ है इस चैप्टर का, अभी आज दूसरा लेक्चर आप देख सकते हो, तो एक ही लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था कि ये चैप्टर का मोटिवेशन क्या है, ये चैप्टर का क्या मकसद है, हमें क्या सिखाना चाहता है। तो यह हमें बताना चाहता है कि हमारे पर्सनल लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं यार। आपके लाइफ में भी कई सारे टेंशन होंगे, एग्जाम देना है, फैमिली इशू है, कुछ है। लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ से भी बड़ा एक बहुत बड़ा चीज होता है, जो कि होता है हमारे पूरा कंट्री, और पूरे कंट्री से बड़ा होता है पूरा वर्ल्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशंस होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, आज का जो टाइम चल रहा है, इसमें दो कंट्री आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, वॉर का सिचुएशन है। आप जानते हो यूक्रेन एंड रशिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वॉर चल रहा है उनके बीच में, यानी कि ये भी एक टेंशन वाली बात है। और उसके वजह से पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, और वो क्या इंपैक्ट है, बहुत बुरा वाला इंपैक्ट है, वो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर फर्क आ रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, और यही चीज फर्क डालता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें इसे मिलजुल कर सामना करना पड़ता है, एक ग्लोबल लेवल पे पूरे कंट्रीज को आपस में मिलजुल के इसको सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है ना, नाटो है, ठीक है ना, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब चीज को देख रेख करते हैं और इसका सामना करते हैं। तो ये बातें चलो होती रहेगी, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम लोग बात कर रहे होंगे ह्यूमन राइट्स, और बाकी चीजें हमने प्रीवियस डिस्कस कर ली थी लेक्चर में। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम डिस्कस कर रहे होंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटरनेशनल प्रॉब्लम का, जो कि है दोस्तों ह्यूमन राइट्स इंडिया में कैसा है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया, ओके। अब ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया की अगर मैं बात करूं, क्या टॉपिक है ये ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया की। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा 1950 के आसपास रिलीज किया गया था, तो ये संविधान में कुछ चीजें ऐसी लिखी गई है कि हमारा जो ह्यूमन राइट्स है, ये हमारा एक आम अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ह्यूमन राइट्स इज कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। बहुत सारे हक हमें मिले हुए हैं, हमारे संविधान ने हमें हक दिया हुआ है, हमें बोलने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, बहुत सारे फ्रीडम है ऐसे, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना, राइट टू स्पीच। तो ये से कई सारे फंडामेंटल जो चीजें होती हैं, जो राइट्स होती हैं, उसमें से भी एक राइट है ह्यूमन राइट्स, इंसानियत का एक हक होता है, ठीक है ना। और कहीं पे भी किसी भी इंसान के खिलाफ अगर कोई जुल्म हो रहा होता है अननेसेसरली, तो उसके खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं, दैट इज द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई कंट्री पे जुल्म हो रहा है, अगर कोई कंट्रीज से कुछ चीजें हो रही है, तो उसके लिए उसके साथ में या फिर उसके अगेंस्ट में भी लोग खड़े हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द ह्यूमन राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें देता है ताकि हम हमारे कंट्री को बचा सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, ठीक है ना। हमें भी एक आम नागरिक के तौर पे हमारा एक फर्ज है कि हम भी अपने देश की रक्षा करें, जैसे हमारे जो सोल्जर्स भाई है, जो आर्मी वाले जो भाई है हमारे, वो दिनों रात सरहद पे खड़े रहते हैं, बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार एक आम जनता के तौर पे हमारा भी एक ये इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल हक होता है हमारा। तो फंडामेंटल राइट्स में इसको भी शामिल किया जाता है। और 1993 की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट क्या बनाया गया था, ये जो ह्यूमन राइट्स है इसी का एक प्रोटेक्शन, यानी इसको बचाना है, उसका एक एक्ट तैयार किया गया था, जो कि किया गया था 1993 में, ठीक है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट तैयार किया गया था, एंड ये एक्ट के अकॉर्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे भी ह्यूमन राइट्स कमीशन रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वैसे ही पूरे स्टेट के लेवल पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जिसको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलेंगे। इनके अंडर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एंड इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि किस प्रकार हर राज्य में या फिर पूरे देश में जो ह्यूमन राइट्स है उसका पालन हो, गलत चीजें ना हो, कोई भी ह्यूमंस के खिलाफ अननेसेसरली कोई दुर्व्यवहार या फिर कोई गलत चीज ना हो, ये सब चीज का देखने के रखना, और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन करना, कंप्लेंट्स अगर किसी की आ रही है तो उसके रिगार्डिंग में एक्शन लेना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, जैसे कि अगर कोई इंसान है उसको कोई पीट रहा है, तो दैट इज द ह्यूमन राइट्स ना,
तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ जा रहा है, ये वायलेट कर रहा है उसके रूल को, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है, उसके खिलाफ भी आंदोलन हो सकता है, ये सभी चीजें जो है, और उसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्शन लेना, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो। तो ये हमारे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वैसे एक और टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर इन्वायरमेंट। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन राइट्स इंडिया में कैसा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करते हैं और क्या क्या इनका मेजर रोल होता है, ये हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन एक और छोटा सा चीज इसमें आ जाता है जो कि है दोस्तों सिक्योर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का टॉपिक क्यों आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। अब ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, जो कि है हमारा इन्वायरमेंट। तो हमारा जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सबसे जरूरी चीज है हमें बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम इंसान लोग रहेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग पोल्यूशन करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, और ये ऐसे ही चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये इन्वायरमेंट जो होगा वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम इन्वायरमेंट को बचा सके। तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं, हम अगर बात करें यहां पे कि हमारा जो ह्यूमन और सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है। पहले बहुत साधारण तरीके से जिंदगी जीते, लेकिन जैसे ही अर्बनाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एंड धीरे 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 कई सारे इंडस्ट्रीज ओपन हो गए, एंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज दे क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। बहुत सारे टाइप्स के पोल्यूशन आ गए। अब मैं बोलूंगा सिर्फ इंडस्ट्रीज कारण है क्या इस चीज का, नहीं। इंडस्ट्रीज के अलावा अगर हम बात करें, चलो मान लेता हूं इंडस्ट्रीज कारण है पोल्यूशन का, लेकिन इंडस्ट्रीज के अलावा जो व्हीकल्स होते हैं यानी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ये हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको देखने मिल जाएंगे जो पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। एंड मेनली देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड ऑल्सो सॉइल पोल्यूशन। एंड दीज 3 पोल्यूशन आर कॉजिंग द इक्वल इफेक्ट टू आवर इन्वायरमेंट, और हमारा इन्वायरमेंट इसके वजह से खराब भी होते जा रहा है, ठीक है। जैसे कंसीडर करते हैं एयर के बारे में, तो हवा एक ऐसा टाइप का पोल्यूशन है जो हमारे हवा को दूषित तो करता है, यानी हवा को पॉल्यूट तो करता है, लेकिन साथ में बहुत सारी डिसीज को भी कॉज करता है। क्योंकि यार हमारा पोल्यूशन के वजह से, मतलब हमको क्या फर्क पड़ता है अगर पोल्यूशन कितना भी हो, हमको कुछ फर्क पड़ता है क्या? सोच के देखो तो फर्क एक्चुअली पड़ता है। बहुत सारे डिसीजेस हमको हो सकते हैं। समझ लो आप एक खुली हवा में जा रहे हो और वहां पे जब वो जो ऑक्सीजन ले रहे हो, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जो होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसे कई सारे हजार्डस गैसेस होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होते हैं, जहरीले गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन के साथ उसको भी आप अंदर ले लो तो आपके वो लंग्स में जाएगा, आपके शरीर में अंदर जाएगा, तो वो अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली वो क्या है, आपके लिए बुरा है, यानी हार्मफुल है। तो उसके वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ये एक फैक्टर है। दूसरा, ये जो एयर पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूट होता है, जो पॉल्यूट करता है, वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। क्या होता है ओजोन लेयर? O3 नाम का एक गैस होता है ओजोन। हमारा जो पृथ्वी है दोस्तों, आपको बता दो, ये पृथ्वी है और ये सन है, ठीक है, ये सन है हमारा। अब ये सन जो है लाइट फेंकता है पृथ्वी के ऊपर, ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, अर्थ। तो जब लाइट फेंकता है तो आपको बता दूं कि अर्थ के चारों बगल क्या है, एक गैस का लेयर बना हुआ है, पूरा का पूरा एक गैस का क्या बना है, एक कवच बना हुआ है, जो दिखता नहीं है क्योंकि वो एक गैस है, और O3 गैस बोलते हैं उसको, ओजोन गैस। O3 मतलब ओजोन, O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, वैसे O3 मतलब ओजोन होता है, ये याद रखना। तो ओजोन गैस का हमारे पृथ्वी के बाहर क्या है, एक परत है, एक लेयर है। अब ये पॉल्यूशन की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में भी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं एयर पॉल्यूशन में, जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा, दीज आर द सम ग्रीन हाउस गैसेस विच आर कॉसिंग द डिप्लीशन ऑफ दिस ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा तो ये जो सन का जो लाइट था वो डायरेक्टली अभी हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा, और सन का लाइट जब डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा तो उसमें होते हैं हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस। क्या होते हैं दोस्तों, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट, यूवी रे बोलते हैं ना, यूवी रे। तो अल्ट्रा वायलेट रेस होते हैं जो कि क्या कॉज करेगा, रेडिएशन क्रॉस करेगा, और रेडिएशन जब कॉज करेगा तो डायरेक्टली अगर कोई इंसान यहां पे है, जानवर है, प्लांट से, तो सीधा उसके ऊपर सूर्य की किरणें सीधा सीधा पड़ेगी और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो जाएगा। आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर पहले क्यों नहीं होती थी? पहले इसलिए नहीं होती थी क्योंकि अभी भी बहुत सारे ओजोन गैस जो है हमारे अर्थ के बाहर डेरा डाल के बैठे हुए हैं, और ये सन के लाइट को वहीं पे ट्रैप कर देते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सन लाइट पास होता है हमारे पृथ्वी के ऊपर, और जो यहां पे ट्रैप हो गया
गैस क्या हो गया, एक फिल्टर जैसा काम कर रहा है, तो सिर्फ सनलाइट को पास कर रहा है और जो अल्ट्रावायलेट रेस है उसको उधर पे ही ब्लॉक कर दे रहा है, उधर पे ही रोक ले रहा है, और यही काम करता है हमारा ओजोन लेयर। तो सोचो ओजोन लेयर रहेगा ही नहीं तो कोई फिल्टर नहीं कर पाएगा वो पृथ्वी के ऊपर, और फिल्टर नहीं होगा, सीधा सीधा अल्ट्रावायलेट रेस हमारे ऊपर आएंगे, हमें कैंसर जैसी बीमारी और हार्मफुल बीमारी, कई सारे प्रॉब्लम ऐसा हो सकते हैं। तो ये ना हो इसीलिए हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है, और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। इसको क्यों कंसीडर किया गया है पूरे लेवल पे, क्योंकि ये पूरे देश का मुद्दा है, हमारे सिर्फ कंट्री का नहीं, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन क्राइसिस हो सकता है, जैसे एक मैंने शॉर्ट फिल्म देखी थी, छोटी सी फिल्म थी एक, ठीक है ना, तो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि एक जमाना आएगा 100 साल 200 साल के बाद कि हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर से ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन होगा ना वो ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलेगा। ठीक है, और वो एक एक सिलेंडर की जो कीमत होगी वो मतलब इतनी महंगी होगी कि नॉर्मल इंसान खरीद नहीं पाएगा उसको। ठीक है, और जो पैसे वाला है एकदम वही जी पाएगा। तो वो उस मूवी में बताया गया था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये होने वाला है, मैं ऐसा बता रहा हूं कि एक मूवी बनी थी इसके ऊपर, छोटी सी मूवी थी, ऑक्सीजन नाम था। ठीक है ना, तो वो उसमें ये बताया गया था, और वो देखने में इतना खतरनाक लग रहा था, इतना देखने में खतरनाक लग रहा था कि लोग को प्लैनेट छोड़ के जाना पड़ा, अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट यानी मार्स में, ऑब्वियसली एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि है मार्स, तो वहां पे जाना पड़ा। ठीक है, तो इमेजिन कर सकते हो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, वो खौफनाक दृश्य होगा। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, हम आम जनता के साथ ना हो, और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे हमारे एनवायरमेंट के अंदर, हमारा एनवायरमेंट भी सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाना पड़ेगा, यानी पेड़ पौधे जितना हो सके लगाना पड़ेगा, प्लांटिंग करना पड़ेगा, ट्री प्लांटेशन करना पड़ेगा, पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, हजार्डस वेस्ट को कम करना पड़ेगा, ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें करनी पड़ेगी। लेकिन क्या लगता है आपको, सिर्फ हवा पानी और सॉइल पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करेंगे तो एनवायरमेंट बच जाएगा क्या? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे एक होता है साउंड पॉल्यूशन, बहुत सारे नॉइज हो गए व्हीकल्स के, कोई डीजे बजाता है, कोई क्या करता है, तो बहुत सारे ऐसे भी पॉल्यूशन होते हैं जो तकलीफ पहुंचाते हैं। फिर पानी और सॉइल जो है वो तो है ही पॉल्यूशन, पानी नहीं रहेगा, सिर्फ पता है आपको बहुत कम पानी हमारे पास पीने के लिए अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, बाकी सब समुद्र का पानी है, खारा पानी है, तो उसको हम लोग पी नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे लिए वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वाटर को बचाना है, वाटर को सेव करना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। साथ ही में कुछ केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं, उसमें कुछ लीकेज वगैरह ना हो, प्रॉपर तरीके से इसका ख्याल रखना पड़ता है कि लीकेज कुछ ना हो। लीकेज अगर हो जाता है बाई चांस तो प्रॉब्लम हो सकता है हमें भी और बाकी लोग को भी, क्योंकि आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको पता है कुछ 1980s के आसपास, 1980 1990 के आसपास एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई सारे लोग, 4-5 हजार लोग मर गए थे एक ही बार। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बता देना सर्च करके कितने लोग की डेथ हुई थी वहां पे, सर्च कर लेना इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऐसा डालना, ठीक है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी डालना। और एक केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें कुछ तो आइसोमिथाइल साइनाइड ऐसे कुछ तो शायद कुछ गैस था, मुझे आइडिया नहीं है, देख लेना यार, मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं बहुत पुराना चीज़ मैंने पढ़ा था तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ गैस था खतरनाक वाला, वो गैस लीक हो गया उस भोपाल की कंपनी में, और रातों रात लीक होकर बहुत सारे जो वर्कर्स थे, बहुत सारे आसपास के जो लोग थे, उन्होंने वो गैस को सूंघ लिया, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन ले रहे हो तो अंदर चले जाएगा, और वो इतना हार्मफुल था कि देखते देखते बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये ऐसा खतरनाक मंजर वापस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हमें लीकेज का ध्यान रखना होता है केमिकल फैक्ट्रीज में जो हार्मफुल गैसेस का उपयोग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबलाइजेशन लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है ना। और साथ ही में बारिश का पानी कैसे बचा सकें, ग्लोबल लेवल पे कैसे हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, रिवर्स को अच्छा फ्लो करवा सके, समुद्र का यूटिलाइजेशन कैसे कर सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसा कर सकें, और ये सभी चीज़ हमारे लिए ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग ने इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही काफी है हमारा। 2 टॉपिक हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, एक था ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, दूसरा था सिक्योर इन्वायरमेंट। ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, स्टॉकहोम जो कि पेरिस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, वो क्या था, कैसे हुआ था, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बात है इस इंटरनेशनल प्रॉब्लम में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो लेक्चर नंबर 3 आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेना, लेक्चर नंबर 3 आपको मिल जाएगा, चेक करते रहना, आप लोग को वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, तो चेक करते रहना। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी के साथ समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कैसा लगा है हमारा ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके बताओ कि यार कितना बेहतरीन आज हमने लेक्चर पढ़ाई किया है। तो शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रख देना, ताकि आप लोग को फ्यूचर में नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।